चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट मोशन या फिर कंस्ट्रेंट मोशन। दोनों ही शब्द बेटा लिखे रहते हैं, हालांकि दोनों का ग्रामेटिकल डिफरेंस है तो मुझे पता नहीं है, बाकी बेटा दोनों ही वर्ड्स लिखे रहते हैं। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ऐसा हो कि उनके मोशन आपस में रिलेटेड हो, दोनों की मोशन आपस में रिलेटेड हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि इन दोनों बॉडीज के जो मोशन है वो आपस में कंस्ट्रेंड है, या फिर ये कहेंगे कि कंस्ट्रेंड मोशन है इन दोनों बॉडीज के बीच में। तो पहले मैं एक छोटी सी लाइन लिखता हूं। इफ मोशंस ऑफ टू और मोर बॉडीज आर dependent on each other, अगर बड़ा मोशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, then we say that their motions are constrained, उनके बीच जो मोशन है वो बेटा कंस्ट्रेंट है, ऐसा हम बोल पाएंगे। हमारा मेन पर्पस जो है फिलहाल वो इनके बीच का मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। उनकी वेलोसिटीज के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, वो मैथमेटिकल रिलेशन निकालना हमारा एम है। क्या उनके डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्या वेलोसिटीज बराबर हैं, क्या एक की वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी के डबल है, वगैरह वगैरह जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो मैथमेटिकल रिलेशन निकालना हमारा एम है। सो इस कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर वी वांट टू हैव ए रूल, या फिर वी हैव टू फाइंड सम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोशंस ऑफ द बॉडीज। जो भी बॉडीज आपस में बड़ा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जिनका मोशन आपस में डिपेंडेंट है, उनके मोशंस के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन आ जाए, मतलब उनकी वेलोसिटीज के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन आ जाए, उनके एक्सेलरेशंस के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ जाए, या फिर उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन आ जाए, ये हमारा कुल मिलाकर एम है। ठीक है, तीन कंस्ट्रेंट मोशन हमारे लिए बड़ा मस्ट है पढ़ने। एक है रॉड कंस्ट्रेंट, एक है बेटा रॉड कंस्ट्रेंट, दूसरा है हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और तीसरा है हमारा वेज कंस्ट्रेंट। तीनों ही खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों पर सवाल थोड़े से शीट में ज्यादा है। रॉड कंस्ट्रेंट तो सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक बातें पता लगी, इसके लिए हमने रॉड कंस्ट्रेंट बनाया है। बाकी बेटा ये दोनों हमारे लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखना, इसमें जो भी मैथमेटिकल रिलेशन आएगा उसमें हल्की फुल्की मैथमेटिक्स की जरूरत तो पड़ेगी, बट हम किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर चीज़ों को याद रखने की भी कोशिश कर लेंगे, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आसान रहे। मैं आपको उनके बीच में जो भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप आएगा उसको मैथमेटिक्स से भी बताऊंगा, लेकिन मैथमेटिक्स से करने में हमेशा आपको थोड़ा समय लगेगा, और जुगाड़ से हमेशा आंसर थोड़ा सा फास्ट आएगा। हमें आंसर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो ऑफ कोर्स हम जुगाड़ की तरफ भी हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रॉड कंस्ट्रेंट से। बेटा कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें झगड़े मत करना मेरे से, ठीक है, किसे ऐसे कैसे लिख दिया। बेटा मान लीजिए कि ये आपके पास फर्श और ये आपके पास वॉल। फर्श और वॉल के बीच में ऑफ कोर्स बेटा जो एंगल आएगा इट विल बी 90, ठीक है। और आपके पास कोई रॉड है बच्चे, आपके पास इस तरह से कोई रॉड है, ऐसी रॉड है, ठीक है। ये रॉड ऑफ कोर्स बेटा इस पर स्लिप करेगी तो ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, ऑब्वियस बात है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक बार के लिए ए बोल दूं, और रॉड का ये वाला पॉइंट जो दीवार के साथ टच में, इसको मैं एक बार के लिए बी बोल दूं। इस ए वाले पॉइंट के पास लेट्स से सामने की तरफ वेलोसिटी है
u, इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द फ्लोर। ठीक है, ये फिसल रहा है बेटा इस तरह से, ये ऐसे फिसल रहा है। अगर ये ऑफकोर्स बड़ा यू फिसलेगा तो ये बी वाला पॉइंट नीचे आएगा। ये कंस्ट्रेंड है टू मूव अलोंग द वॉल। इस बी की बेटा मुझे वेलोसिटी निकालनी है, और मुझे सवाल में ये गिवन है कि ये जो एंगल है ये आपका थीटा है इस इंस्टेंट पर। और ऑब्वियस बात है बेटा, समय के साथ साथ लगातार एंगल थीटा तो चेंज तो होगा ही, बट इस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है। अब रॉड कंस्ट्रेंट में जो बेसिक चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि ये रॉड है, और ये रॉड जो है वो इस दीवार और फर्श के बीच में ये फिसल रही है। हम मानते हैं कि जो भी रॉड होगी उसकी लेंथ फिक्स होगी। जो भी बेटा आपकी रॉड होगी उसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स होगी। और ऐसा कोई बहुत ही आउटरेजियस असम्पशन तो है नहीं, ऑब्वियस बात बेटा, रॉड की तो लेंथ फिक्स ही रहेगी। और क्या, रोड की लेंथ फिक्स रहेगी, रोड की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है ना। रोड की लेंथ ना तो बढ़ेगी ना ही बेटा घटेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रोड की लेंथ अगर मैंने कभी एल ले ली है तो दिस एल इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हाट द प्लान आई है, सुनना बच्चों। इस ए पॉइंट के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u, तो इस रोड का दूसरा सिरा जो b है उसकी वेलोसिटी मुझसे पूछी गई है, निकालेंगे बेटा निकालेंगे। सुनना, ये लेट से मेरे पास जो डिस्टेंस है ये x है। जैसे जैसे पॉइंट a आगे जाएगा वैसे वैसे ऑफ कोर्स बेटा x की वैल्यू तो बढ़ेगी। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे मैं एक बार के लिए y कह रहा हूं। ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे ये वाला पॉइंट आगे जाएगा रोड का ये वाला सिरा नीचे आएगा। इसके कारण बेटा y की वैल्यू लगातार घटेगी। भले ही x लगातार बढ़े, भले ही y लगातार घटे, लेकिन इतना तय है कि रोड की जो लेंथ है l, विच इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना तो बढ़ेगी ना घटेगी बेटा, ये तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसा कुछ सोचना गलत बात तो नहीं। इससे मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एल कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स एल स्क्वायर भी कांस्टेंट। एक्स बढ़ रहा है, वाई घट रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ना टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करो तो सही, मजा आएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, टी के रेस्पेक्ट में। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। इधर तो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियस बात है 0 आएगा। 2 बेटा आपका कॉमन आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। टेक योर टाइम। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? इतने काइनेमेटिक्स तुम लोगों को आती है। डी एक्स बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ऑफ कोर्स बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज वी ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज वी ए। बेटा वी ए को मैंने यू लिख रखा है, सवाल में यू दे रखा है। डी वाई बाई डी टी क्या होगा? डी वाई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट क्या है बेटा? वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट है, प्यार से देखना, माइनस वी बी। सर ये माइनस किस बात का बेटा? माइनस इस बात का कि बी वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, उसके कारण वाई लगातार घट रहा है, और अगर वाई लगातार घट रहा है तो ऑफकोर्स डी वाई बाई डी टी पॉजिटिव नहीं हो सकता, डी वाई बाई डी टी तो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चा। और यहां से मेरे पास b की वेलोसिटी, b वाले पॉइंट की वेलोसिटी बड़े आराम से आ गई है, x टाइम्स u अपॉन y। सर ये x और y तो सवाल में दिए हुए नहीं थे, ये तो आपने माने हैं। सवाल में तो थीटा दे रखा था, u दे रखा था, उसकी वेलोसिटी पूछी थी। हाँ बेटा सही बात है, लेकिन मैं x बाई यू को कुछ लिख सकता हूँ बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आई थिंक कॉट थीटा। तो आप कह सकते हो कि b वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ गई है u टाइम्स कॉट। ले बेटा अपन ने मचा दी है, बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास आ गई है ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी टाइम्स कॉट थीटा। ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी बेटा चाहो तुम लिखना चाहो तो वी ए लिख सकते हो, चाहो तो बेटा मैंने जैसे सवाल के अंदर यू दिखा रखी है वो लिख सकते हो। इसकी वेलोसिटी अगर यू है और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस इंस्टेंट पर
इस पॉइंट की बेटा वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी u cot थीटा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं तो क्योंकि मुझे पता है कि लगातार एंगल थीटा चेंज होगा, एंगल थीटा चेंज होगा तो b की वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। लेकिन इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है, उस टाइम पर b वाले पॉइंट की वेलोसिटी u cot थीटा है। आई रियली होप बेटा आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा मेरा एम जो है वो आंसर इतना नहीं है जितना मेरा एम लॉजिक्स है, तो मैं इसी बात को एक लॉजिक से और बताना चाहता हूँ, है ना। हालांकि आंसर बेटा वही आएगा, बट फिर भी, है ना, अपन तो बेटा वैसे भी लॉजिक्स की बात कर रहे हैं। ये आपके पास बेटा दीवार, ये बेटा आपके पास फर्श, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपका 90, जो रॉड है वो ऐसे, जो रॉड है उसका ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ मुझे दे रखी है यू, और मुझसे बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी पूछिए। बेटा ये बी वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है वी बी। ये वाला एंगल मेरे पास एक बार करिए थीटा है, ये लेंथ एल है। बाकी तो सब मैथ्स है, फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की है, और वो लाइन ये है कि भले ही आपका ये वाला पॉइंट आगे चला जाए, भले ही आपका ये वाला पॉइंट नीचे आ जाए, ये जो लेंथ है ना ये चेंज नहीं होगी, ये लेंथ तो फिक्स रहेगी, रोड की लेंथ तो फिक्स रहनी है, रोड की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। आपको ठीक है सर, ये वाली बात मानकर ही तुमने सारा सवाल निपटाया था अभी थोड़ी देर पहले? हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को ना अब एक तरीके से और बता सकता हूँ। सुनना बेटा, ये जो रोड है ना इसके अलोंग बेटा मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी थोड़ी ऐसे, ठीक। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। रोड के अलोंग जो वेलोसिटी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, घर से बैठे बैठे चीख चीख के बोल रहा हूँ कि सर ये v cos थीटा आएगी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा आएगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियस बात है बेटा ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दूं तो ये वाला एंगल आपका थीटा है। अब इस VB के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा की तरफ वाला तो cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला sin थीटा। तो इस तरफ VB का कंपोनेंट आएगा VB का sin थीटा, और इधर की तरफ आएगा VB का cos थीटा। अब सुनना बेटा, मैं कह रहा हूं कि रॉड की लेंथ फिक्स है, रॉड की लेंथ फिक्स है, इस बात का मतलब ये, वो तो ऑब्वियस बात बेटा, रॉड की लेंथ ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है। रॉड की अगर लेंथ फिक्स है तो ऑब्वियस बात है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में किसी भी प्रकार की कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। जो हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ करती थी वो जीरो होनी चाहिए। बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को जीरो करने के लिए हमें कौन सी वाली रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती थी? याद कीजिए, हमें वेलोसिटी जीरो करनी पड़ती थी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग। दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस। दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ए दूर जा रहा है v cos थीटा से और b पीछा कर रहा है vb sin थीटा से। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी तो ना तो आपकी लेंथ बढ़ेगी ना आपकी लेंथ घटेगी, और आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि v cos थीटा शुड बी इक्वल टू vb का sin थीटा। और यहां से मेरे पास बेटा vb की वैल्यू आ गई है। अरे वैल्यू तो बेटा वही आएगी v cos थीटा। बेटा कितनी आएंगी v cos थीटा। बढ़िया, अच्छा। मैं यहाँ से ना एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई है। मैं बेटा आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सुनना। मान लो प्यारे बच्चों कि इस रोड का ये मिड पॉइंट है, लेट्स से मिड पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये हाइट होगी y/2, ये डिस्टेंस होगी x/2, ये डिस्टेंस होगी x/2, बेटा ये डिस्टेंस होगी y/2। मिड पॉइंट है ना, इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस x थी तो ऑफ कोर्स ये x/2, ये x/2 तो ये भी x/2, ये y थी तो ऑफ कोर्स ये y/2 तो ये भी y/2।
ये आपका मिड पॉइंट है, और लेट से बेटा इस मिड पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ कि सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा सवाल है ये तो बेटा, सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी निकाल लेंगे। सी वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी ऑब्वियस बात है बेटा, कुछ ना कुछ तो एक्स में भी होगी, मैंने उसको वी एक्स बोल दिया है, और कुछ ना कुछ वाई में भी होगी। वाई में तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये वाला पॉइंट अगर नीचे जाएगा, सॉरी बेटा, ये वाला पॉइंट अगर आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर नीचे आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में तो नीचे आएगा। तो इसके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वी एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वी वाई। अगर मैं सिंपल काइनेमेटिक्स लगाऊं तो सी वाले पॉइंट के लिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि उसके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अरे मेरे प्यारे वाले बच्चों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नहीं है बेटा, कितना है x/2। बड़ा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि इस हाफ को तो बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई विथ dx/dt। अब मेरे बच्चे अपने घर से बैठे बैठे चीख चीख के बोलेंगे सर dx/dt मतलब इस x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट। अरे सर x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट तो आपका u है। ले बेटा u/2 आ गया। इसका मतलब इस पार्टिकल के पास सामने की तरफ जो वेलोसिटी है वो बेटा u/2। सर y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी बिल्कुल निकालेंगे। c वाले पॉइंट के लिए अगर y एक्सिस के लॉन्ग अगर वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज d/dt ऑफ उसका y कोऑर्डिनेट। d/dt ऑफ उसका y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y/2। भाई इसका y कोऑर्डिनेट है, इसका तो y/2 है ना, इसका y कोऑर्डिनेट है y/2। अगेन बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहेगा कि हाफ को तुम बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई विथ dy/dt। हाफ ठीक है बेटा, dy/dt क्या है, मेरे बच्चे बोलेंगे सर dy/dt है -vb, और -vb की वैल्यू है ऑफ कोर्स -u cot थीटा। तो कुल मिलाकर y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है u cot θ/2। इस माइनस का तो सिर्फ और सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि इस पॉइंट की, सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर नहीं है नीचे है, इसका वाई कोऑर्डिनेट लगातार समय के साथ घट रहा है। सिर्फ यही बात बताने के लिए माइनस साइन है, और कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। कुल मिलाकर बड़ा ये वेलोसिटी मेरे पास आ गई है u cot θ/2। अब माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई मुझसे पूछ ले सर सी वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, सी वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी √(vx) का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx मुझे पता है, vy मुझे पता है, बड़ा ऐड करना √u/2 का होल स्क्वायर प्लस u cot θ/2 का होल स्क्वायर। यहां से आपका u/2 तो बेटा बाहर आ गया, √(1 + cot square θ। सुना सुना लग रहा है, क्या होता है बेटा cosec θ। चलो तुम इतनी जिद कर रहे हो तो लिख देता हूं, ये अपना आंसर आ गया। कोई अगर हमसे मिड पॉइंट की अगर वेलोसिटी पूछेगा तो हम बोलेंगे, ऐसे किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछेगा तो मैथमेटिक्स लगाकर तुम ऑफ कोर्स बेटा हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ही सकते हैं, हमें इतना लोड है नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये मान के चल लो कि आज हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही पढ़ पाएंगे, वेज कंस्ट्रेंट हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा टॉपिक बड़ा भी है, सीखने लायक बहुत सारी बातें भी हैं। रस्सी को लेकर बेटा, स्ट्रिंग ऑब्वियसली मीन्स रस्सी। रस्सी को लेकर बेटा हमारे कुछ अजम्पशंस हैं कि ये अजम्पशंस वैलिड होंगे तभी जाके बेटा हमारा ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वैलिड होगा। ठीक है, पहला अजम्पशन ये है कि हमारी रस्सी जो है वो टूटेगी नहीं। स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। स्ट्रिंग जो है वो टूटेगी नहीं। दूसरा मेरा अजम्पशन ये है कि स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, वैसे स्प्रिंग की तरह ऐसे लेंथ बढ़ना और घटना उसमें नहीं अलाउड है, अलाउड नहीं है मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है इज इनएक्सटेंसिबल। थर्ड वन, जो स्ट्रिंग है वो स्लैक नहीं होगी बेटा।
स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक। बेटा स्लैक मतलब ढीली नहीं पड़ेगी। नॉट स्लैक लिख दो या फिर ऑलवेज टॉट लिख दो। ऑलवेज टॉट मतलब बेटा हमेशा टाइट ही होगी, ठीक है। स्ट्रिंग जो होगी वो हमेशा टाइट ही रहेगी स्लैक में। सर इन बातों से फ़र्क क्या पड़ता है? बेटा इन बातों से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लो कि ये कोई ब्लॉक है और ये रस्सी है और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर मैं इस रस्सी के लिए कहूं कि ये रस्सी बिल्कुल वो रस्सी है जो हमारे तीनों की तीनों इस अजम्पशंस पर खरी उतरती है, तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास ना तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है और इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है। जरा कारण सोचो, अगर इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ गया तो आपकी रस्सी जो है वो तो स्लैक हो जाएगी। हम तो स्लैक वाली कंडीशन मान ही नहीं रहे। इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये वाला जो ब्लॉक है ये इधर की तरफ सिर्फ तभी जा सकता है या तो हमारी जो रस्सी है वो स्प्रिंग की तरह एक्सटेंसिबल हो, लेकिन हमने तो कहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, या फिर आपकी रस्सी टूट जाए, तब भी बेटा इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक आगे जा सकता है। लेकिन हमने तो ये सारी कंडीशंस बेटा बिल्कुल ओमिट कर रखी हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास रस्सी के अलोंग किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास इस तरफ कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। या फिर सामान्य शब्दों में कहूं तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है रस्सी के अलोंग, ये आपकी फिक्स है, ये आपकी फिक्स है। ये जो L है, ये जो रस्सी की जो लेंथ है, ये अनचेंज्ड रहेगी। और बार बार हम जो भी आंसर्स निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो कि ये जो रस्सी की लेंथ फिक्स है ना, इससे हमारा सारा का सारा मैथमेटिकल काम बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, मैथमेटिकल काम बन जाएगा, हमें कभी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रस्सी की जो लंबाई है वो फिक्स है, इससे हम सारी की सारी कहानी बड़े आराम से और बड़े प्यार से बना लेंगे। बिलीव मी, हम बड़े आराम से बना लेंगे। जैसे अभी तक बेटा हम लोग एक केस देखते आए थे, याद कीजिए कि पुल्ली फिक्स हुआ करता था और ये हम इस पर इस तरह से एक रस्सी लपेट रहे होते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक लटका रखा था और यहाँ पर एक ब्लॉक लटका था। मैंने आपको ये सिखाया कि ये वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसी कारण से तो कहा था कि अगर ये वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तभी तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रस्सी की जो लंबाई है वो उतनी की उतनी है। अगर मान लो कि ये वाला ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आता और ये वाला ब्लॉक अगर x की बजाय x से कम डिस्टेंस नीचे आता तो फिर तो रस्सी की लंबाई बढ़ जाती। रस्सी की लंबाई अगर बढ़ती तो बड़ा फिर हमारी रस्सी इनएक्सटेंसिबल थोड़ी होती। हम तो क्या मान के चल रहे हैं कि रस्सी आपकी इनएक्सटेंसिबल है कि नहीं? तो ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आएगा तब ये ब्लॉक भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ v होगी तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ v होगी। इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा। ये वाले रिलेशन भी हम लोगों ने ये मान के ही निकाले थे कि इस रस्सी की लंबाई ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है। और इस कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो हमने अरेंजमेंट निकाला था एटवुड मशीन के अंदर और इवन कुछ बाकी सवाल उसके बाद हमने जो किए थे उनके अंदर, जिनके अंदर हमने ये कहा था कि इनके एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही था। हालांकि हमने उस टाइम पर हेडिंग नहीं डाली थी क्योंकि लॉजिक बहुत ही सिंपल था तो मुझे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग कंस्टेंट था। उस बात को भी हमने बड़ा बोला तो यही से था ना कि जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग कंस्टेंट ही था। ऑब्वियस बात है कि हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो इससे थोड़ा बहुत टफ होगा, तभी तो बड़ा हमने हेडिंग लिखी, अदरवाइज अपन हेडिंग थोड़ी लिखते हैं। चलिए बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट सा केस है। ऐसे मान के चल सकते हो कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के जितने भी सवाल होंगे, मोस्टली सवाल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस अकेले फॉर्मूले से ही बन जाएंगे, अकेले फॉर्मूले से बन जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका मोस्टली काम तो सिर्फ और सिर्फ इस इतने से काम से ही बन जाएगा। बेटा ये आपके पास एक रस्सी के साथ बेटा ये कोई पुली,
ये फिक्स्ड पुल्ली है बेटा, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक बांध रखा है, मैं इस ब्लॉक को ब्लॉक 1 कह रहा हूं, और ये रस्सी चलते 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 बेटा इधर आइए, लिपटी हुई है, और ये रस्सी जो है ना वो इस तरफ एक दूसरे पुल्ली से बंधी हुई है। ये जो दूसरा वाला पुल्ली है ये मूवेबल है, ये बड़ा मूवेबल है। कैसे मूवेबल है सुनना, मैंने रस्सी ऐसे बांध रखी है और एक दूसरी रस्सी इस पर ऐसे लपेट रखी है। खैर दूसरी रस्सी की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात सुनना। जितना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अब ये वाली रस्सी तो बेटा ऑफ कोर्स इसकी लंबाई फिक्स है, ये वाला पुल्ली फिक्स है, तो ये वाला ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा ये वाला पुल्ली उतना ही नीचे आएगा। तो ये वाला पुल्ली बेटा फिक्स नहीं है, बल्कि ये वाला जो पुल्ली है ये आपका मूवेबल है, और इसका मोशन कौन डिसाइड कर रहा है? ब्लॉक 1 डिसाइड कर रहा है। ये मान लो कि 5 मिलीमीटर नीचे गया तो ये 5 मिलीमीटर ऊपर चला जाएगा, ये बड़ा 10 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो 10 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। इस पुल्ली के साथ हमने 2 ब्लॉक बांध रखे, एक ब्लॉक 2 है, एक बड़ा ब्लॉक 3। अब सुनना बेटा इस बात को, ये जो रस्सी हमने लपेट रखी है, मैं जानता हूं कि इस रस्सी की लंबाई फिक्स है ना, ठीक है, सारी बड़ा आइडियल स्ट्रिंग्स है, सब बढ़िया है। अगर ये वाला पुल्ली फिक्स था तो इस ब्लॉक 2 के और ब्लॉक 3 के मोशन को जज करना कितना आसान था कि अगर ये पुल्ली फिक्स है तो ये वाला ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा ये वाला ब्लॉक उतना ही नीचे जाएगा। ये वाला पुल्ली अगर फिक्स था तो अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड तो इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इस बार आपका जो पुल्ली है खुद मूव कर रहा है, और अगर ये पुल्ली नीचे आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लॉक नीचे आ जाए। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लॉक ऊपर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लॉक नीचे और एक ब्लॉक ऊपर। सो वी हैव टू जज वेरी कॉशियसली, ठीक है। अब सुनना बेटा, इस पुल्ली की वेलोसिटी और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की वेलोसिटी किस तरह से आपस में रिलेट होगी उसको देखना। मान लेता हूं कि पुल्ली की वेलोसिटी है नीचे की तरफ vp, ब्लॉक 2 की वेलोसिटी है नीचे की तरफ बेटा v2, और ब्लॉक 3 की बेटा वेलोसिटी है लेट से v3। ये ब्लॉक किसके साथ जुड़े हुए हैं? पुल्ली के साथ। आराम से सुनिएगा बेटा। सुनिए बेटा, पुल्ली जो है उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि वो इस फिक्स्ड दीवार से xp डिस्टेंस नीचे है, ये जो ब्लॉक 2 है इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट से ये उस फिक्स्ड दीवार से, फिक्स्ड छत से लेट से x2 डिस्टेंस दूर है। ये जो ब्लॉक 3 है इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड वॉल से लेट से x3 डिस्टेंस दूर है। यहां तक ठीक है बेटा। अब सुनना बेटा इस बात को, अगर ब्लॉक 2 नीचे आएगा, ब्लॉक 3 नीचे आएगा लेट से, तो आपका x2 भी चेंज होगा, x3 भी चेंज होगा। दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे तो पुल्ली भी नीचे आएगा, तो xp भी चेंज होगा। तो समय के साथ साथ xp, x2 और x3 ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ये जो रस्सी ब्लॉक 2 को और ब्लॉक 3 को जोड़ के बैठी है, ये रस्सी जो ब्लॉक 2 को और ब्लॉक 3 को जोड़ के बैठी है, इस रस्सी की लेंथ फिक्स है। भले ही x1 चेंज, भले ही आपका x2 चेंज हो, x3 चेंज हो, xp चेंज हो, लेकिन रस्सी की लंबाई ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अगर रस्सी की लंबाई ना तो घटेगी ना बढ़ेगी तो इतना बात बड़ा तय है कि इनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन इस बात से आ जाएगा। ये बड़ा मेरे पास रस्सी है और इसकी लेंथ मैंने लिख ली एक बार के लिए l। अब देखना मैं रस्सी की लेंथ बेटा कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले बेटा रस्सी की लेंथ, पूरी रस्सी है यहाँ से यहाँ तक लिपटी हुई, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं ऐसे लिख दूँ x2 माइनस xp।
एग्री कर गए? x2 माइनस एक्सपी प्लस रस्सी की ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक की। बेटा लेंथ कितनी होगी? बेटा मेरे ख्याल से लेंथ होगी यहां से यहां तक की लेंथ माइनस यहां से यहां तक की लेंथ, तो x3 माइनस एक्सपी कर दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया x3 माइनस एक्सपी प्लस, अगर इस पुल्ली का रेडियस अगर r है तो ये पाई r लेंथ ऊपर लिपटी हुई, इसको भी लिख देते हैं, तो प्लस पाई r। अब मैं जानता हूं कि x2 चेंज होगा, x3 चेंज होगा, xp चेंज होगा, पाई r तो खैर चेंज नहीं होगा, लेकिन इन सब का जो सम है, जो लेंथ है, वो तो बड़ा कांस्टेंट रहेगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रहेगी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पास कुल मिलाकर आ गया x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स xp प्लस पाई r इज टोटल लेंथ एंड टोटल लेंथ इज कांस्टेंट। अब इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करो तो सही। जैसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है कि 2 को बाहर निकाल लो, माइनस 2 टाइम्स xp बाई डी टी। पाई आर तो बड़ा कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0, लेंथ भी कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन भी 0। व्हाट इज dx2 बाई डी टी? dx2 बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस x2। x2 के चेंज होने की रेट इज ऑफ कोर्स v2, तो मैंने इसको लिख दिया v2। बड़ा ध्यान देना, अगर इसी ब्लॉक की वेलोसिटी अगर ऊपर होती ना तो वो x2 को घटाता, फिर मैं v2 नहीं लिखता, माइनस v2 लिखता। इसका मतलब वेलोसिटीज में हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस dx3 बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x3। आखिर इस x3 के कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट क्या है? ऑफ कोर्स v3। इसी ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी ऊपर होती तो ऑफ कोर्स बेटा हम प्लस v3 नहीं लिखते, माइनस v3 लिखते। चलो आगे चलते हैं। माइनस 2 टाइम्स xp बाई डी टी, dxp बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ xp। अरे बेटा xp के चेंज होने की रेट इज ऑफ कोर्स vp, और ये वेलोसिटी नीचे है तो ऑफ कोर्स xp को बढ़ाएगा, xp को बढ़ाएगा तो सीधा ही vp लिख दो। अगर मान लो इसी पुल्ली की वेलोसिटी अगर ऊपर होती तो वो xp को घटाता, तो माइनस लगाए थे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास बड़ा फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू v2 प्लस v3 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। पुल्ली की जो वेलोसिटी होगी वो उसके साथ जो दोनों ब्लॉक बंधे हुए हैं उनकी वेलोसिटी का एवरेज होगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये सब जो वेलोसिटीज हैं ये हमें विथ डायरेक्शन लिखनी पड़ेंगी, है ना। किसी एक डायरेक्शन को प्लस, किसी एक डायरेक्शन को माइनस। जिस तरह से हम काइनेमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस मानते थे बिल्कुल वैसे ही हमें माननी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कर दूंगा। इसी को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ पुली को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 3 अपॉन 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज a2 प्लस a3 अपॉन 2। इवन बेटा वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हालांकि कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रख लो बेटा, सारा काम बन जाएगा। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों, सॉरी बेटा, इस पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के एवरेज के बराबर होगा। डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इतनी सी बात है, हमारा सारा का सारा काम इससे बड़े आराम से बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। ठीक है बच्चों, सवाल लिखिए बेटा। फाइंड अननोन। बेटा अननोन मतलब डायग्राम में कोई ना कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अननोन होगा, वो निकालना आपको। जैसे पहला सवाल, बेटा कोई पुल्ली है, मूव कर रही है, इसके साथ बेटा हमने कोई ना कोई रस्सी लपेट रखी है ऐसे। इस रस्सी के साथ बेटा ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक की वेलोसिटी है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक और ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि पुल्ली की वेलोसिटी कितनी होगी। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, ये आपके पास पुल्ली, ये बेटा कोई रस्सी लिपटी हुई है ऐसा,
एक ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड, एक ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि पुल्ली की वेलोसिटी कितनी होगी। बड़ा तीसरा क्वेश्चन, आपके पास बड़ा ये पुल्ली, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बड़ा नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है वो आपको बताना है। आपके पास बड़ा ये पुल्ली, इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये रस्सी बड़ा इससे लिपटी हुई है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बड़ा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो? आपके पास बड़ा ये पुल्ली, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़ा रस्सी लिपटी हुई है, रस्सी जो लिपटी हुई है उसको बड़ा मैंने यहाँ से बांध रखा है, और ये जो रस्सी लिपटी हुई है ये किसी ब्लॉक के साथ ऐसे जुड़ी हुई है। इस दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? इतने सारे सवाल है बेटा, आराम आराम से करके बता दीजिए क्या क्या आंसर है। डायरेक्शन का ध्यान रखना है बेटा। कर लिया ट्राई। इस पूरे सिस्टम में बेटा कोई साइड प्लस कोई साइड माइनस बोलनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर माइनस बोल लेता हूँ, नीचे प्लस बोल लेता हूँ। किसी को तो प्लस बोलना ही था। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 2, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 बड़ा कितनी है 4/2। दोनों बड़ा प्लस प्लस क्यों लिखा? क्योंकि नीचे की तरफ हमें क्या था प्लस। कुल मिला कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा, दे लेंगे। किसी भी एक साइड को प्लस बोल दो बेटा, किसी भी एक साइड को माइनस बोल दो, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विल बी क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 बेटा, इसको तो -4 लिखना है यार। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ अपन ने माइनस ले रखा है। प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 बड़ा, ब्लॉक 2 की वेलोसिटी 2 है अपॉन 2। कुल मिलाकर बेटा मेरे पास आंसर आ गया -1। ये माइनस आया है, माइनस किधर है? ऊपर, तो ब्लॉक पुल्ली की वेलोसिटी ऊपर कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। नेक्स्ट, अगेन बेटा किसी साइड को प्लस किसी साइड को माइनस, तो मैंने एक काम कर दिया, ऊपर को माइनस और नीचे को प्लस। पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 था तो 2 लिख दिया मैंने। शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 1, नीचे की तरफ है और नीचे प्लस ले रखा है, प्लस दूसरे वाले का एक्सेलरेशन अपॉन 2। बड़ा सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हमने नीचे की तरफ ले रखा है, तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा ये देखना, अगेन किसी एक साइड को प्लस किसी एक साइड को माइनस बड़ा बोलना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि सर मैं ऊपर प्लस लिखूंगा और नीचे माइनस लिखूंगा, कोई इशू नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली ऊपर की तरफ 4 है, ऊपर की तरफ मैंने प्लस ले ली। शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। अरे बेटा इसका एक्सेलरेशन 4 नहीं है, -4 है, क्योंकि इसका नीचे है ना, और नीचे अपन ने क्या ले लिया है -/2। सॉल्व करते बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट इज, इस वाले केस में बड़ा रस्सी को अपन ऐसे फिक्स्ड एंड से बांध रखा है, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस बात है 0 हो गया। अब मुझे इस रस्सी का या ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल दो। इन दोनों का एवरेज जो होगा वो यही तो होगा। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि बड़ा बोलना, किसी एक साइड को प्लस किसी एक साइड को माइनस, ऊपर को प्लस बोल दिया मैंने, एक ही बात है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग 0। एक्सेलरेशन तो ऑफ दिस स्ट्रिंग निकालना है। सॉल्व करते एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेस्ट है, मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये मान के चल लो कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से ही बन जाता है। ठीक,
इवन एडवांस का सवाल भी मोर और लेस इस सवाल से बन जाता है। इसका अर्थ नहीं कि हम और नहीं पढ़ेंगे, हम और ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारे मोस्टली काम इससे बन जाता है, हमें चिंता करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक, चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज, अब एक सवाल और, उसमें बेटा पूरी की पूरी कहानी होगी, हमें पूरी बहुत सारी बातें उसमें सोचनी पड़ेंगी, हम सोचेंगे भी, हम छोड़ेंगे थोड़ी, सोचेंगे बेटा हम पूरी बात। ये बेटा आपके पास फर्श है और ये बेटा कोई वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल पर ऐसे कोई पुल्ली लगा रखा है अपन ने, ऐसे फिर हिंज कर रखा है बीचों बीच से अपन ने इसको हिंज कर रखा है। यहां कहीं कोई ब्लॉक है, यहां कहीं बेटा कोई ना कोई ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को बड़ा हम लोगों ने ऐसे स्ट्रिंग से यू बांध रखा है और स्ट्रिंग के इस हिस्से को मैं इसको एक बार के लिए ए पॉइंट बोल दूं, मैं सामने की तरफ खींच रहा हूं किसी वेलोसिटी से यू से, बड़ा किसी वेलोसिटी यू से मैं इसको सामने की तरफ खींच रहा हूं। अगर मैं इसको सामने की तरफ खींचूंगा तो ये जो ब्लॉक है ना, ये फर्श पर ऐसे आएगा। बड़ा मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, मुझे v निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u, और ये वाला एंगल आपका थीटा है, बड़ा ये एंगल आपका थीटा है। इतना सा काम बेटा, इतना सा कर देंगे यार। मुझे v निकालना है, उस पॉइंट को मैं u वेलोसिटी से अगर सामने तरफ खींच रहा हूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ये सामने की तरफ कितनी वेलोसिटी से आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ। और आपके पास ये रस्सी है, ऐसी रस्सी जो हमारे सारे के सारे अजम्पशंस को फुलफिल करती है। तो हम जानते हैं कि इस स्ट्रिंग की बड़ा जो भी टोटल लेंथ है ना, दैट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स, दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। चलो सोचते हैं आराम से, इत्मीनान से। पहले तो मैथ्स लगाता हूं। अब बड़ा मैथ्स क्या कहते हैं सुनना, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये तो फिक्स है, मैंने इसको h बोल दिया है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वेरी कर सकती है, मैं इसको एक बार के लिए x लिख रहा हूं, ठीक है। पुल्ली में बेटा यहां से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है मैं इसे एक बार के लिए y लिख रहा हूं। अब मैं जानता हूं इस बात को कि जैसे जैसे इस पॉइंट को मैं सामने की तरफ खींचूंगा वैसे वैसे लगातार y की वैल्यू तो बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़ा ये ब्लॉक आगे आएगा, वैसे वैसे ऑब्वियस बात है x की वैल्यू लगातार घटेगी। भले ही y बढ़ रहा हो x घट रहा हो, लेकिन इतना तय है कि ये जो रस्सी आपने ये लपेट रखी है, इस रस्सी की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है अगर मैं उसे n लिखूं तो उसमें लिख सकता हूं बेटा क्या, ये x है ये h है, तो ये लेंथ तो मेरे पास आ गई है रूट ऑफ क्या बेटा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ बेटा कितनी है y। अगेन मैं जानता हूं कि x समय के साथ घट रहा है, y समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये समय के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। और अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या प्लान है, मेरा प्लान ये है कि एक काम करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आपको बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है, मैं करके दिखा देता हूँ। बेटा क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और बेटर लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर हाफ प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बेटा कॉन्स्टेंट मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। करें डिफरेंशिएट, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, चेन रूल लगेगा। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन होगा हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। खत्म नहीं हुआ, अब अंदर का डिफरेंशिएशन, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा 2x dx बाई dt। आई होप बेटा आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा t के रेस्पेक्ट में 2x इंटू dx बाई dt। सिखा रखा है बेटा आपको। प्लस अब बेटा y का डिफरेंशिएशन, ये तो आसान है, y का डिफरेंशिएशन इज ऑफ कोर्स dy बाई dt। राइट साइड में कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स 0। 2 से बड़ा आपका 2 निपटा और आपके पास आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बड़ा देखना जरा, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेटा व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्स इज ऑफ कोर्स माइनस वी। सर माइनस किस बात का? बेटा माइनस इस बात का कि इस वेलोसिटी के कारण लगातार x घट रहा है, तो आपका dx बाई डी टी नेगेटिव आना चाहिए, प्लस dy बाई डी टी। y के बढ़ने की रेट, ये पुल्ली तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट लगातार आगे जा रहा है, कितनी स्पीड से? u से। सो u इज द रेट एट विच y इज इंक्रीजिंग एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। v की वैल्यू बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से मेरे पास आ गई है u अपॉन साइन थीटा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। और हमने इस आंसर में कोई मक्कारी नहीं की, हमने पूरा बढ़िया से सोल्व किया बेटा, पूरा बढ़िया से सोल्व किया। हमने कोई इसमें फ्रॉड नहीं मारा, हमने कोई इसके अंदर पंगे नहीं ली, हमने पूरा बढ़िया प्यार से इसको सोल्व किया। वो अलग बात है कि हम लोग इसको थोड़ा सा जुगाड़ से भी देखेंगे और जुगाड़ से ही आगे जाके आंसर निकालेंगे, लेकिन पहली बार कर रहे थे तो हमने उसको बिल्कुल प्यार से मैथमेटिक्स से किया है। हर बार हम मैथमेटिक्स नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा, अगले ही पेज पे इसको फिर से सोल्व करते हैं। क्या थी बेटा कहानी बताना? मेरे ख्याल से ये फर्श, ये बड़ा आपकी दीवार, ये पुल्ली, ये ब्लॉक और हमारे पास ये रस्सी। ये बड़ा रस्सी। सुनना बेटा, इस पॉइंट को मैं सामने की तरफ खींच रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से? u से। तो आपको यह बताना था कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी फर्श के अलोंग कितनी होगी अगर किसी इंस्टेंट पर ये वाला एंगल अगर थीटा है। तो ये बड़ा ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रिंग है। सो मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बड़ा वही है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज अनचेंज्ड। भाई कॉन्सेप्ट नया कहां से लेऊं बेटा? स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रखूंगा। अब लेकिन सोचने का मेरे पास एक तरीका और है। रस्सी की लंबाई इस पॉइंट से लेकर पुल्ली के इस पॉइंट तक, ये जो लेंथ है, मैं इसको एक बार के लिए L1 लिख रहा हूं, ठीक है। और पुल्ली के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, इसको मैं एक बार के लिए L2 लिख रहा हूं। इस बार मैं x और y की जगह मैंने ऐसे L1 और L2 लिखना ज्यादा पसंद किया है, ठीक है। अब नाउ वी नो इट वेरी वेल कि जैसे से उस पॉइंट को तुम आगे खींचोगे, वैसे वैसे समय के साथ L2 तो बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट आगे खिसकेगा, तो ऑब्वियस बात है कि L1 वैसे वैसे घटेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, लेकिन इतना तय है कि जो रस्सी की टोटल लेंथ है L1 प्लस L2, ये तो बड़ा कांस्टेंट रहेगी, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। अच्छा, अगर ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, सुनना इस बात को, अगर ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी तो मेरा एक प्लान है कि L1 प्लस L2 इज टोटल लेंथ एंड टोटल लेंथ इज कांस्टेंट। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम की रेस्पेक्ट में। सुनना, dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी, L तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन दो 0। अब आराम आराम सोचो, पहले dL2 बाई डी टी सोच लेते हैं, सोचना आसान है। L2 कहां से कहां तक की डिस्टेंस है?
पुल्ली से लेकर इस पॉइंट तक, पुल्ली तो रेस्ट पे है और ये वाला पॉइंट दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u से, तो L2 बढ़ रहा है और बढ़ने की जो रेट है वो ऑफ कोर्स आपका u है। dL1/dt लिखते हैं, अभी लिखते हैं बेटा, अभी लिखते हैं। L1 के चेंज होने की रेट, पहले तो मान लेना कि L1 बेटा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, लेकिन L1 कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, पुल्ली और ब्लॉक, पुल्ली तो रेस्ट पे, ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी देखो बेटा, ब्लॉक जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी देखो, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक रस्सी के अलोंग और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। अब मेरे बच्चों को इतना तो पता ही है कि रस्सी के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा v cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा वो होगा v sin थीटा। वो बेटा क्या होगा, v cos थीटा, बेटा क्या होगा, v sin थीटा। अब हम जानते हैं कि v sin थीटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए जिम्मेदार है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऐसे रोटेशनल मोशन देने के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ ये जो v cos थीटा है सिर्फ यही लंबाई को चेंज कर सकता है, और ये जो v cos थीटा है ये भी लंबाई को बढ़ाएगा या घटाएगा, ऑफ कोर्स घटाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी बेटा किस तरफ है, पुल्ली की तरफ है, और अगर ये वेलोसिटी अगर पुल्ली की तरफ है तो लेंथ को घटाएगा। तो L1 के घटने की दर है बेटा कितनी है, v sin थीटा, sin थीटा नहीं बेटा cos थीटा। हमारा तो काम बन गया, और यहां से एंड इन सब का सम शुड बी इक्वल टू बेटा क्या, 0। हमारे पास आ गया है v cos थीटा इज इक्वल्स टू u, बेटा v की वैल्यू आ गई है u अपॉन cos थीटा। बेटा ये अपना आंसर है। अरे बेटा पहले वाले मेथड से भी यही आंसर आना चाहिए था, अपन ने शायद sin थीटा लिख दिया गलती से। कैसे लिख दिया अपन ने, x अपॉन अंडर रूट, अरे मेरी गलती थी बेटा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेटा ये sin थीटा थोड़ी होता है, ये तो cos थीटा होता है। माई फॉल्ट बच्चों, आई एम सॉरी। बेटा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स cos थीटा। यहां भी बेटा क्या जाएगा, cos थीटा। तो अपना आंसर बिल्कुल सही। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा आंसर है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी बेटा इट विल बी सिंपली u अपॉन cos थीटा। अब मैं एक याद करने का तरीका और बता रहा हूं, ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका बेटा ये है कि देखो ये पुल्ली है और रस्सी को मैं u से खींच रहा हूं, ठीक है। रस्सी को अगर मैं u से खींच रहा हूं तो रस्सी यहां भी बेटा कितने से जा रही है, u से जा रही है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितनी है, v, वो मुझे निकालनी है। तो हमेशा एक काम किया करो कि ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया करो रस्सी की तरफ। किसका, ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया करो रस्सी की तरफ। ब्लॉक की वेलोसिटी है v, उसका कंपोनेंट लिया रस्सी की तरफ, तो v का cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, रस्सी के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू u। और v की वैल्यू बेटा बड़े आराम से आ गई है u अपॉन cos थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा याद करने का तरीका है, जुगाड़ है। अदरवाइज हमने पूरा किया बेटा, ऐसे भी किया है और जो बिल्कुल बेसिक था बेटा वैसे भी किया है। ऐसा नहीं कि हमने सीधा आपको जुगाड़ बता दिया हो, लेकिन जुगाड़ से हमारा हमेशा काम बन जाएगा। किसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। किसकी तरफ लेना है, रस्सी की तरफ लेना है, और किसके बराबर कर देना है, रस्सी की वेलोसिटी के बराबर कर देना है। हमारा काम इस तरह से बड़े आराम से बड़े प्यार से बन जाएगा। आई रियली होप बेटा आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट इस तरह से समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल भी लोड वोड तो इसमें आपको आया नहीं होगा, नहीं आया होगा ना। चलो इतना कह रहे हो तो मान लेते हैं। आगे चलिए बेटा, आगे चलो। नेक्स्ट इज, कुछ सवाल करते हैं बेटा, कुछ सवाल करते हैं। मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को लेकर बेटा मेरे पास कुछ अरेंजमेंट है। ये मेरे पास बेटा फिक्स्ड सीलिंग, ये मेरे पास कोई बेटा पुल्ली हमने बांध रखा है इसको, ये वाला पुल्ली बेटा रेस्ट पे। इसके साथ बेटा हमने इस तरह से कोई स्ट्रिंग लपेट रखी है यूं। यहां बेटा कोई ना कोई ब्लॉक है,
जिसका मास है m1। यहां पर हमने एक आइडियल पुल्ली बांध रखी है बेटा, दिस वन इज आइडियल पुल्ली। आइडियल पुल्ली वो है जो मासलेस है और स्मूथ है। ये बेटा मासलेस भी है और स्मूथ भी है। और जो दूसरा पुल्ली है इसके साथ हमने ऐसे फिर से बेटा आइडियल स्ट्रिंग लपेट रखी है। रस्सियां बेटा आइडियल है। यहां मैंने एक ब्लॉक बांध रखा है जिसका मास है m2। यहां बेटा मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m3। ठीक ठीक है। जो स्ट्रिंग्स हैं वो बेटा आपके आइडियल है, मासलेस। ठीक है। अब लेट्स से इस m1 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a1, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ a1, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन a1 नीचे, क्योंकि ये वाला पुल्ली तो फिक्स है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पुल्ली का एक्सेलरेशन भी बड़ा नीचे की तरफ a1। लेकिन जैसे ये पुल्ली मूव करने लग गया, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन दोनों का एक्सेलरेशन एक का ऊपर एक का नीचे होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे पता नहीं बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैंने इसका मान लिया है a2 और इसका मान लिया मैंने a3। मैं इस पूरी सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखना सिखाना चाहता हूं और मेरा कोई एम ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखना सिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले इस m1 मास के ब्लॉक को देखो। चलो बेटा m2 मास के ब्लॉक को देखते हैं। इस पर नीचे की तरफ अर्थ पुल कर रहा है m2g से, यहां टेंशन आ गई T। आइडियल स्ट्रिंग है, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T। रस्सी तो खींचती है हमेशा। आइडियल स्ट्रिंग है तो यहां भी टेंशन T, रस्सी बेटा पुल्ली को खींच रही है नीचे तरफ कितने से T से। यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स बेटा m3g लग ही रहा है। ये बेटा इसको मैंने एक्सेलरेशन a3 मान रखा है नीचे। पुल्ली को देखो, पुल्ली की सिचुएशन बहुत अच्छी है। ये रहा पुल्ली, पुल्ली पर नीचे की तरफ लग रहा है T, पुल्ली पर नीचे की तरफ लग रहा है T। पुल्ली का खुद का मास है नहीं, और ऊपर की तरफ रस्सी मान लो खींच रही है T डैश से, लेट से T डैश से खींच रही है। और ये ऐसा पुल्ली जिसका मास बहुत कम है, जिसका मास बड़ा नेग्लिजिबल है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a1। जरा न्यूटन को लगाना है इसके ऊपर। 2t नीचे T डैश ऊपर शुड बी इक्वल टू पुल्ली का मास 0 इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करते मेरे पास आ गया T डैश इक्वल्स टू 2t। इसका मतलब इसके ऊपर जो रस्सी है उसमें जो टेंशन होगी बेटा वो कितनी होगी 2t। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। भले ही आपकी पुल्ली के पास एक्सेलरेशन हो लेकिन उस पर नेट फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पुल्ली के पास मास नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो इसके लिए नीचे 2t तो ऊपर भी 2t। अब यहाँ पर टेंशन 2t तो बेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर भी टेंशन 2t, यहाँ पर भी टेंशन 2t। अगर ये आपका पुल्ली मासलेस है तो ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर टेंशन क्या जाएगा 4t। यहाँ पर टेंशन 2t तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन 2t। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगेगा m1g। चलिए बच्चों, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ की सारी इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ की आराम से प्यार से सारी की सारी इक्वेशन बनाइए, फिर जाके हम कोई आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले इस m1 मास के ब्लॉक पर बनाते हैं। इसका एक्सेलरेशन दिखा रखा है ऊपर, तो नेट फोर्स भी ऊपर कितना दिस माइनस दिस। तो m1 मास के ब्लॉक पर न्यूटन से लगा रहा हूं बेटा कितना 2t माइनस m1g शुड बी इक्वल टू m1a1। फेयर इनफ। m2 मास के ब्लॉक पर FBD बनाओ बेटा। m2 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे, तो नेट फोर्स भी तो नीचे, कितना दिस माइनस दिस। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना बेटा a2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2।
मैं कहूँ बेटा एक बार के लिए m3 मास का जो ब्लॉक है उस पर भी जरा न्यूटन्स तो लगा के दिखाओ। आप बोलो सर m3 मास का एक्सेलरेशन दिखा रखा है नीचे की तरफ a3, तो नेट फोर्स भी आना चाहिए नीचे, कितना, दिस माइनस दिस, नेट फोर्स आ गया m3g माइनस टेंशन, दैट शुड बी इक्वल टू m3a3। सॉरी, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। a1, a2, a3 तीन अननोन तो ये हो गए, t ये चौथा अननोन हो गया। 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, 4। हम कितनी इक्वेशन लेके बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशन है, इनसे बात नहीं बनेगी, मुझे कम से कम एक इक्वेशन और चाहिए। और वो जो अगली इक्वेशन है दैट इज ऑब्वियसली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि आखिर इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन है, पुल्ली का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही है, आखिर इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, वो भी हमें लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट आराम से सुनना बेटा, पुल्ली का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a1, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a2, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a3। बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो, मैंने नीचे की तरफ प्लस बोल दिया है। पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एवरेज होगा। तो जो फोर्थ इक्वेशन आएगी दैट विल बी ऑफ कोर्स a1 शुड बी इक्वल टू a2 प्लस a3 अपॉन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, हम चाहें तो बड़े प्यार से इन सबको सॉल्व करके सारी की सारी कहानी बना सकते हैं। सॉल्व करनी पड़नी नहीं आपको, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सिखाने के मूड में था। मान लो कल को अगर कुछ ना कुछ बड़ा वैल्यूज़ दे रखी होगी इन सवालों के अंदर, और सॉल्व करते करते मान लो कि a1 की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है नीचे है, ठीक है। अगर मान लो कि कल को किसी सवाल के अंदर वैल्यूज इस तरह से सेट कर दी कि a2 को सॉल्व करते करते -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है उसका अपोजिट कर देना, हमने जो डायरेक्शन ले रखी उसका अपोजिट। तो डायरेक्शन लेने में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके जैसे मन में आए ना वैसे डायरेक्शन चूज करें। और अगर सॉल्व करने के बाद न्यूमेरिकल सवाल है और सॉल्व करने के बाद आंसर बिल्कुल नेगेटिव में आ गया, तो समझ जाना कि हमने जो डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, नॉट बैड। चलिए बच्चों, एक बढ़िया सा सवाल आपको करना है, अच्छा सवाल है ना, आराम से, इत्मीनान से, प्यार से आप लोग करें। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, ये बड़ा फिक्स्ड सीलिंग, इसके साथ बड़ा ये कोई स्मूथ पुल्ली बड़ा बांध रखा है इसको, इसके ऊपर से हमने रस्सी लपेट रखी ऐसे। जो रस्सी लपेट रखी है उससे मैंने एक कैपिटल M मास का ब्लॉक बांध रखा है, और दूसरे सिरे पर मैंने एक दूसरा पुल्ली बांध रखा। और उस पुल्ली पर से हमने इस तरह से रस्सियां गुजार रखी हैं, जिसमें से एक ब्लॉक बड़ा ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ये है 10 kg, ये है बड़ा 5 kg। ये जो पुल्ली है मैं इसके लिए पहले बोल दूं, बड़ा ये पुल्ली आपका आइडियल है, ये बड़ा आपका आइडियल पुल्ली, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये कि फाइंड कैपिटल M such that 10 kg block remains at equilibrium। 10 kg का जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, इस बात के लिए कैपिटल M की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आराम से करो बड़ा, इत्मीनान से करो। अगर आपने हल्की फुल्की भी जल्दबाजी की तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, ऑफ कोर्स। आराम से करना, इत्मीनान से करना, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं। अच्छा सवाल है बेटा। चलिए बच्चों, मैं करता हूं।
10 kg ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से? 100 न्यूटन। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पे है, तो पक्की बात है कि इस सिचुएशन में रस्सी में टेंशन भी 100 न्यूटन ही है। यहां टेंशन 100 न्यूटन, तो यहां पर भी टेंशन 100 न्यूटन, यहां टेंशन 100 न्यूटन, तो यहां पर भी टेंशन 100 न्यूटन, यहां टेंशन 100 न्यूटन, तो बेटा यहां पर भी तो टेंशन 100 न्यूटन। नीचे की तरफ mg लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन। अरे भाई इसका एक्सेलरेशन तो चलो जीरो है मान लिया, लेकिन इसका थोड़ी जीरो है एक्सेलरेशन। नेट फोर्स से ऊपर तो एक्सेलरेशन आएगा ऊपर, कितना? ऊपर नेट फोर्स है कितना? 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करते ही एक्सेलरेशन आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनना बेटा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 10 है, तो पुल्ली के पास तो एक्सेलरेशन आएगा। आपने तो ओरली निकाल लिया होगा, लेकिन चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये पुल्ली, ये वाला, इसके लेफ्ट वाले जो रस्सी है उसका एक्सेलरेशन जैसा आपने निकाल रखा है ऊपर की तरफ 10 है, इसके राइट वाले जो रस्सी है उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो पुल्ली के पास जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना आएगा? पुल्ली के पास एक्सेलरेशन आएगा दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो पुल्ली के पास एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ, कितना आ गया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये टेंशन 100 न्यूटन है, ये टेंशन अगर 100 न्यूटन है, तो कुल मिलाकर नीचे की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ भी बेटा कितना लगना चाहिए? 200 न्यूटन। यहां पर जो टेंशन होगी वो 200 न्यूटन ही होगी। सर 200 कैसे हो सकती है? पुल्ली के पास तो एक्सेलरेशन है, उसके बावजूद आप नेट फोर्स जीरो कर रहे हो। हाँ, क्योंकि पुल्ली आपका मासलेस है। मैं आपको सिखा चुका हूँ, नेट फोर्स इज ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर इसका मास 0 तो नेट फोर्स 0, भले ही एक्सेलरेशन हो। तो 200 नीचे तो 200 ही ऊपर। यहाँ पर टेंशन टी डैश, तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन टी डैश, यहाँ पर भी टेंशन टी डैश, यहाँ पर भी टेंशन टी डैश, और टी डैश की वैल्यू जैसा आप मुझे कह रहे हो 200 न्यूटन। कहानी खत्म नहीं हुई है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5, ये वाला पुल्ली तो फिक्स है, तो इस रस्सी का अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 5, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 5, तो कैपिटल M का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कैपिटल M की बड़े आराम से FBD बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये रहा हमारा कैपिटल M। ये बड़ा जिस रस्सी से जुड़ा हुआ था उसकी कहानी हमें हल्की फुल्की पता थी। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ 5, ये वाला पुल्ली आपका फिक्स था, तो हमने कह दिया कि इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये वाला पुल्ली था उसमें यहाँ पर टेंशन 100, यहाँ पर टेंशन 100, तो यहाँ पर टेंशन अपने आप कितनी आ गई? 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, तो यहाँ पर भी टेंशन बड़ा कितनी आ गई है? 200 न्यूटन। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स बड़ा mg तो लगेगा। आगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स में, वो भी एक लाइन का। क्या कहूँ बेटा, एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स है नीचे, कितना? दिस माइनस दिस, 10m माइनस 200 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बेटा, मेरे पास आ गया 5m इज इक्वल्स टू 200, कैपिटल M की मेरे पास वैल्यू आ गई है 40 kg। दिस इज योर आंसर। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको सारी बात समझ में आ गई है। और इवन बात तो ठीक है बेटा, ठीक है, सवाल तो अपनी जगह है ना। हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पे इस बार देखी है, और हो सकता है किसी बच्चे ने इस सवाल में कोई ना कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक की हो जाती है। पहली बार सवाल करते हैं तो गलतियाँ तो अपन सब सही हो सकती हैं। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं बच्चे। चलिए बेटा, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ये आपके पास फिक्स्ड सीलिंग है बेटा, छत है, फिक्स्ड है। इससे बेटा आपके पास एक रस्सी निकल के आ रही है ऐसे। इस रस्सी के साथ मैंने एक पुल्ली बांध रखा है। ये बड़ा फिक्स्ड पुल्ली हो गया एक तरह से। इसके ऊपर से रस्सी लपेट रखी है और यहां मैंने एक M मास का ब्लॉक बांध रखा है।
ठीक है। यही जो रस्सी लिपटी हुई है ये चलते 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 यूं आया, ये बड़ा एक पुल्ली पे और बांध रखी है, ये बड़ा चलते 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 यूं आया, ये बांध दिया, और यहां से मैंने एक दूसरा ब्लॉक बांध दिया। दिस इज लेट्स से ब्लॉक ए, लेट्स व्हाट दिस ब्लॉक इज बी। ये जो पुल्ली है बड़ा ही मासलेस है, हल्का है, दिस इज आइडियल पुल्ली। फाइंड accelerations of blocks and tension in strings। बड़ा रस्सी में कितनी कितनी टेंशन है और ब्लॉक से क्या क्या एक्सेलरेशन है। सोचते हैं इस ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ लगाया mg, मैंने ऊपर की तरफ रस्सी में टेंशन मान ली t, और इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ मान लिया a। कोई दिक्कत थोड़ी बड़ा इसमें, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t, तो यहाँ पर भी टेंशन t, सेम रस्सी है तो यहाँ पर भी टेंशन t। ये बड़ा आपका आइडियल पुल्ली है तो ऑफ कोर्स बड़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हिस्सा आपने बांध रखा है तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन तो आएगा 0, इस रस्सी का एक्सेलरेशन आप कह रहे हो कि हमने नीचे की तरफ ले रखा है a, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा। 0 और a का एवरेज तो a/2 होगा, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ a/2। अब ये वाला पुल्ली तो फिक्स है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस पुल्ली का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a/2 तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a/2। ये वाला पुल्ली फिक्स है इसलिए इस रस्सी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a/2, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बड़ा ऊपर की तरफ a/2। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, इसका अगर एक्सेलरेशन a मानते तो इसका 2a आता। ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उल्टा ही मान सकते थे। हाँ बेटा, यहाँ टेंशन 2t, यहाँ टेंशन 2t, यहाँ टेंशन 2t, तो बेटा यहाँ पर भी टेंशन 2t, यहाँ पर ऑफ कोर्स बेटा mg लग रहा है नीचे की तरफ। अब हम कर लेंगे, ध्यान से देखो, इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे और नीचे की तरफ नेट फोर्स है mg माइनस टी। mg माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ऊपर, तो नेट फोर्स आना चाहिए ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, दिस माइनस दिस। हम लिख सकते हैं 2t माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, a/2। हमारा तो काम बन गया बेटा। t और a दो तो अननोन थे, उनको सोल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए, बना तो रखिए। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालूं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि ऊपर वाले इक्वेशन को ना आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर 2t आ जाएगा, 2t क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2mg माइनस mg बड़ा हुआ आ जाएगा 2ma प्लस ma/2। मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एक ही वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है, 2g/5। तो कोई हमसे पूछ ले कि बताओ बेटा बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं 2g/5। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इसका जस्ट हाफ है बेटा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका a/2 है, तो इसका 2g/5 नहीं बेटा, ये g/5 है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं कि ना सॉल्व करते 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 उनका आंसर आता है a इज इक्वल टू 2g/5, और एक्चुअल एग्जाम में पूछ रखा होता है बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए थोड़ी बेटा, उसका तो a/2 है, तो आंसर आपको 2g/5 थोड़ी लिखना चाहिए, g/5 लिखना चाहिए। लेकिन बच्चा लिखता है और आखिर में आंसर आता है, और वही आंसर ऑप्शन में उसको दिखता है तो वो इमोशनल हो जाता है, इमोशनल होते हैं आंसर लगा देता है। तो थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए उनको। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। अच्छा, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आपको पता कैसे चला कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। बेटा मुझे तो देखो एक्सपीरियंस से पता है,
अगर आपने इसका एक्सप्रेशन नीचे मान लिया होता और इसका एक्सप्रेशन ऊपर मान लिया होता तो ऐसा नहीं कोई पहाड़ टूट पड़ा है, तब आपके आंसर आते हैं -2g/5 एंड -g/5। वो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता कि हमने डायरेक्शन गलत ली है। ठीक है, इसमें कोई इतना लोड देने वाली बात नहीं है। इस एक बड़ा पटक दो तो टेंशन भी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए की बड़ा वैल्यू है 2g/5, टेंशन मेरे पास आ गई है 3g/5। बेटा फिर से वही कहानी, इस रस्सी में कोई टेंशन पूछेगा तो उसका जवाब है 3mg/5, और इस रस्सी में अगर कोई टेंशन पूछेगा तो इसकी डबल बेटा कितनी होगी 6mg/5। ठीक है, तो हमें इस बात का हल्का फुल्का हमेशा ही ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा आपको सारी बात समझ में आएगी। चलिए आगे।